लंदन के एक कब्रिस्तान में मारिया अपने परिवार के साथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। अंतिम संस्कार के दौरान उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वह फिर से उस रहस्यमय व्यक्ति को देखती है तो वह गायब हो चुका होता है। अंतिम संस्कार के बाद मारिया अपने पिता की वसीयत सुनने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसे विरासत में केवल एक बड़ी किताब दी है। जब वे घर लौटते हैं तो मिस लेवेंडिसा उसे सांत्वना देने की कोशिश करती हैं, लेकिन मारिया कहती है कि वह ठीक है। इसके बाद वह महिला उसे अकेला छोड़ देती है ताकि वह आराम कर सके। मारिया यह समझने की कोशिश करती है कि उसके पिता ने उसे सिर्फ वही किताब क्यों दी। वह उस किताब को पढ़ना शुरू करती है जिसका नाम है द एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ मूनएकर वैली। कहानी सैकड़ों साल पहले की है। मूनएकर वैली के पास समुद्र किनारे एक नेक दिल वाली युवा महिला चुपचाप टहल रही होती है। उसकी अच्छाई की वजह से प्रकृति उससे बहुत प्यार करती थी। एक जादुई रात चांद उसे अपने मोती देता है और वह चांद की राजकुमारी कहलाने लगती है। कुछ समय बाद घाटी में रहने वाले दो बड़े और शांतिप्रिय परिवारों के बच्चों की शादी होती है। अपनी बेटी की शादी के सम्मान में मिस्टर विलियम डेनावियर उस जोड़े को एक काला शेर उपहार में देते हैं। इसके बदले में रूफस अपनी नई पत्नी को एक बड़ा यूनिकॉर्न देता है और कहता है कि यही वह जीव है जो चांद की राजकुमारी का साथ देने के योग्य है। शादी की खुशी में वह महिला अपने जादुई मोती दोनों परिवारों को दिखाती है और बताती है कि इन मोतियों में किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है, चाहे वह इच्छा अच्छी हो या बुरी। किताब पढ़ते पढ़ते मारिया को अजीब सा महसूस होने लगता है और वह पढ़ना बाद के लिए छोड़ देती है। अगले दिन लड़की हवेली के सभी लोगों से अलविदा कहती है क्योंकि अब उसके पिता नहीं रहे और उसे गांव के एक कस्बे में अपने चाचा के साथ रहने जाना होगा। इन सब अलविदाओं के बीच मिस लेवेंडिसा आती हैं और बताती हैं कि मारिया की मां की मृत्यु के बाद उन्होंने वादा किया था कि वे उसकी बेटी का ध्यान रखेंगी, इसलिए वे इस नए सफर में उसके साथ जाएंगी। इसके बाद दोनों गांव की ओर निकल पड़ती हैं और रास्ते की बहुत खराब हालत देखकर परेशान हो जाती हैं। जब वे वहां पहुंचती हैं तो कोचवान गेट के पास जाता है और सही चाबी ढूंढने लगता है। उसी दौरान कुछ अपराधी उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। तुरंत मारिया और लेवेंडिसा उन हमलावरों को मारकर गिरा देती हैं। गेट खोलने के बाद कोचवान बिना कुछ समझे फिर से गाड़ी में लौट आता है। जैसे ही वे अंदर से गुजरते हैं कोचवान गेट बंद कर देता है, जिससे अपराधी उनका पीछा नहीं कर पाते। इसके बाद दोनों एक बड़ी हवेली में पहुंचती हैं जहां बेंजामिन उनका स्वागत करता है और उन्हें अंदर चलने को कहता है। अंदर जाते समय मारिया आग के पास बैठे एक खतरनाक कुत्ते को देखती है। बेंजामिन बताता है कि उसका नाम रूफस है और वह आमतौर पर हर आने जाने वाले पर हमला करता है। फिर भी वह समझाता है कि क्योंकि मारिया परिवार की सदस्य है, शायद रूफस उस पर हमला नहीं करेगा। बातचीत के बाद बेंजामिन दोनों को एक लंबे गलियारे में ले जाता है। वहां वह बताता है कि लेवेंडिसा का कमरा मारिया के कमरे से दूर है और मारिया का कमरा मीनार टावर में है। मारिया को उसके नए कमरे में छोड़कर वह आदमी वहां से चला जाता है। युवा लड़की देखती है कि वह जगह धूल से भरी हुई है। उसी समय उसे कमरे में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। जब वह उसे खोलती है तो उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जो जादुई ढंग से सजा हुआ, आरामदायक है और उसमें छोटी सी आग भी जल रही होती है। अगले दिन मारिया अपने बिस्तर के पास रखा नाश्ता खाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात बेंजामिन से होती है, जो उससे पूछता है कि उसकी गोद में रखी किताब कौन सी है। लड़की बताती है कि यह किताब उसके पिता ने जाने से पहले उसे उपहार में दी थी, लेकिन बेंजामिन कहता है कि यह किताब हवेली की है और उसे इसे अपने पास रखना होगा। जो हुआ उससे नाराज होकर मारिया लेवेंडिसा से कहती है कि वह यह मामला सुलझाए, लेकिन लेवेंडिसा उसे चिंता न करने को कहती है और बताती है कि शायद बेंजामिन किताब को सुरक्षित रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद हवेली का मालिक वहां आता है। लेवेंडिसा के बार बार सवाल पूछने से वह चिढ़ जाता है और सबको चुप रहने का आदेश देता है क्योंकि वह शांति से नाश्ता करना चाहता है। उससे सामना करने के लिए मारिया पूछती है कि उन्हें उसके साथ रहने के लिए क्यों बुलाया गया है। बेंजामिन जवाब देता है कि उसका भाई एक ऐसा जीवन जीने के बाद मर गया जो मौत और कायरता से भरा था, इसलिए अब लड़की की देखभाल उसकी जिम्मेदारी बन गई है। ये सुनकर गुस्से में मारिया उससे अपने शब्द वापस लेने को कहती है, लेकिन बेंजामिन मना कर देता है और कहता है कि भले ही उसका पिता एक बड़ा जनरल था और उसने अपने देश की रक्षा की, फिर भी वह बहुत लोगों का भारी कर्ज लेकर मर गया। नाश्ते के बाद बेंजामिन उसे अपनी हवेली घुमाता है। लड़की पूछती है कि क्या वे पिछले दिन हुए चोरों के हमले के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेंजामिन कहता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि वे अपराधी नॉयर कबीले से हैं। यह सुनकर मारिया पूछती है कि क्या वही कबीला है
जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। लेकिन बेंजामिन जवाब देता है कि असल जिंदगी में वे लोग सिर्फ चोर और लुटेरे हैं। बाद में लड़की अपने कमरे की जादुई छत की ओर देखती है और वहां उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। अगली सुबह जैसे ही वह जागती है, मारिया फिर से कमरे में रखी कुकीज खा लेती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने बिस्तर पर एक पोशाक देखती है, लेकिन वह उसे पहनने का फैसला नहीं करती। कुछ मिनट बाद हवेली में घूमते समय उसे एक पियानो दिखाई देता है जो एक बड़े कपड़े से ढका होता है और ऐसा लगता है जैसे वह अपने आप बज रहा हो। खुश होकर मारिया पियानो बजाने लगती है। तभी बेंजामिन उसे देख लेता है और उसे बाहर ले जाता है, जहां वह उसे उसके नए मेयर से मिलवाता है। इसके बाद वह अपनी भतीजी को पास के एक गांव में ले जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह कहता है कि अब लौटना चाहिए क्योंकि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मारिया कहती है कि वह और आगे चलना चाहती है। बेंजामिन उसे अनुमति देता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह मूनएकर वैली की सीमा के अंदर ही रहे और जंगल में न जाए। इसके बाद वह अपनी भतीजी को अलविदा कह देता है। मारिया सोचने लगती है कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या खास है जिससे उसका चाचा इतना डरता है। जिज्ञासा में आकर वह अपनी घोड़ी को खुले मैदान में रुकने का आदेश देती है और खुद जंगल के अंदर चली जाती है। वहां उसे एक जाल में फंसा एक खरगोश दिखाई देता है। जानवर पर दया आकर वह उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, नॉयर कबीले के कुछ अपराधी उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय एक काला बाज ऊपर से यह सब देखता है और जोर से चीखता है। तभी रूफस वहां पहुंचता है, एक डाकू पर हमला करता है और सभी अपराधी भाग जाते हैं। बच जाने पर राहत महसूस करते हुए मारिया अपने कुत्ते दोस्त का धन्यवाद करती है। खरगोश को बचाने के बाद वह जंगल से बाहर आ जाती है। उधर रॉबिन और उसके साथी अपने पिता को ढूंढने जाते हैं, जो अपने बेटे की बेवकूफी से नाराज होता है। कुछ समय बाद मारिया हवेली लौट आती है। जब बेंजामिन देखता है कि वह खरगोश को साथ लाई है, तो वह बताता है कि यह मूनएकर वैली की एक बहुत ही दुर्लभ और बहादुर प्रजाति है। बेंजामिन यह भी कहता है कि चूंकि मारिया यह जानवर खुद लाई है, इसलिए अब इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। अंत में वह उसे फिर से जंगल से दूर रहने का आदेश देता है। बातचीत के बाद मारिया अपने नए दोस्त का नाम सेरेना रखने का फैसला करती है। शाम के समय खिड़की से बगीचे को देखते हुए मारिया को हवेली के आसपास दौड़ता हुआ एक दयालु सा जानवर आत्मा दिखाई देता है। कुछ ही मिनट बाद उसके कमरे की छत पर फिर से एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। इन सब अजीब घटनाओं से परेशान होकर मारिया अपने चाचा से सामना करती है और कहती है कि हवेली में हो रही रहस्यमयी बातों पर उन्हें बात करनी चाहिए। बेंजामिन उससे दूर जाने लगता है। मारिया उसका पीछा करती है। तभी अचानक बेंजामिन रोने लगता है और उसे कहता है कि वह इतने सवाल पूछना बंद करे। इसके तुरंत बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में चला जाता है और मारिया को शांत करने के लिए लेवेंडिसा उससे नाश्ता करने के लिए बैठने को कहती है, लेकिन बैठने से पहले ही रूफस उसे चौंका देता है। जब मारिया देखती है कि जानवर बेचैन लग रहा है, तो वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। रास्ते में कुत्ता दीवार पर लगे एक बड़े शीशे के पास से गुजरता है। मारिया देखती है कि शीशे में दिख रही परछाई कोई और नहीं, बल्कि वही बड़ा काला शेर है जिसे उसने मूनएकर वैली की किताब में देखा था। डर जाने के बावजूद लड़की आगे बढ़ती रहती है। गलियारे के आखिर में दीवार से टिकते हुए उसे एक दरवाजा मिलता है जो एक बहुत बड़ी रसोई में जाता है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात मर्माडुक से होती है, जो रसोइयों का सरदार है और जिसमें पल में गायब होने और बहुत तेज चलने की ताकत है। मारिया उसे जादुई तरीके से सामान संभालते हुए देखती है और उससे कुछ सवाल पूछना चाहती है, लेकिन मर्माडुक सिर्फ इतना कहता है कि मूनएकर वैली में जादू वापस आ गया है और वह उसे किताब पढ़ते रहने को कहता है। उलझन में मारिया बताती है कि उसके चाचा ने किताब उससे ले ली है। उसकी मदद करने के लिए मर्माडुक बताता है कि किताब को लाइब्रेरी के एक कोने में छिपा दिया गया है। जाने से पहले रसोइया उसे मिठाई की एक प्लेट देता है। लाइब्रेरी पहुंचकर मारिया मर्माडुक के बताए हुए स्थान को ढूंढती है। इस तरह वह आखिरकार अपनी किताब वापस पा लेती है और उसे फिर से पढ़ने की तैयारी करती है। कहानी में वापस जाते हुए जब चांद के मोतियों का रहस्य सामने आता है, तो दोनों आदमी लालच में आ जाते हैं। जब राजकुमारी उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है, तब रूफस और विलियम डेनाविर जादुई वस्तु पर कब्जे के लिए लड़ पड़ते हैं। पुरुषों के व्यवहार से धोखा खाकर उस महिला ने मिली हुई शक्ति का इस्तेमाल करके मूनएकर वैली पर एक भयानक श्राप डाल दिया। उसने कहा कि प्रकृति की शक्ति का अपमान करने की वजह से सभी को कष्ट झेलना पड़ेगा। इसके बाद चांद की राजकुमारी ने बताया कि 5000 चांद बीतने के बाद एक नई आत्मा घाटी में आएगी और अगर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो सब हमेशा के अंधेरे में डूब जाएंगे। उसके बाद से
चांद के मोती पूरी तरह गायब हो गए और उनका ठिकाना एक बड़ा रहस्य बन गया। यह सब जानकर घबराई हुई मारिया मर्माडुक से बात करने दौड़ती है। वह पूरी कहानी की पुष्टि करता है और बताता है कि आखिरकार दोनों परिवार घमंड और नफरत में खत्म हो गए। फिर भी वह कहता है कि श्राप तोड़ने का एक रास्ता अभी भी है। अगर एक नई चांद की राजकुमारी सफेद घोड़े के साथ आए, मोतियों को प्रकृति को लौटा दे और दोनों परिवारों को फिर से एक कर दे। इतनी सारी बातें सुनकर मारिया घबरा जाती है। वह मर्माडुक से कहती है कि वह ये सब पागलपन भरी बातें बंद करे और वहां से भाग जाती है। शाम को मारिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें वह खुद को जंगल में भागते हुए देखती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है, युवा लड़की समझ जाती है कि उसे उस जगह से निकल जाना चाहिए और वह अपना सामान तैयार करने लगती है। वह सेरेना से कहती है कि लेवेंडिसा उसका ख्याल रखेंगी। सूरज निकलते ही मारिया अपने सूटकेस लेकर गेट की ओर चल पड़ती है। हवेली से भागने के बाद वह जंगल से होकर दौड़ने लगती है। भागते समय उसे आसपास अजीब अजीब जीवों की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक रहस्यमय आवाज उसका नाम पुकारती है। बिना ज्यादा सोचे मारिया उस आवाज के पीछे चल पड़ती है। वहां उसकी मुलाकात खुद चांद की राजकुमारी से होती है, जो उसे अपने साथ आने को कहती है। वह महिला उसे अपने छिपने के स्थान पर ले जाती है, जहां उसके पास कई जानवर पालतू रूप में रहते हैं। यह समझकर कि वही महिला किताब में दिखाई गई थी, मारिया हैरान रह जाती है। अपना परिचय देते हुए वह महिला बताती है कि उसका नाम लवडे है। थोड़ी देर बाद पुरानी राजकुमारी मारिया को एक शीशे के पास ले जाती है और एक शक्तिशाली जादू करती है। उस जादू से मारिया देखती है कि चांद पृथ्वी से टकरा रहा है, जिससे भारी तबाही हो जाती है। यह सब देखकर मारिया सदमे में चली जाती है। उसकी हालत देखकर लवडे उससे माफी मांगती है। वह यह भी बताती है कि मारिया के पिता इस स्थिति से भागना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने उसे मूनएकर वैली भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि वही उसकी असली जगह है। कुछ समय बाद दोनों बाहर बैठकर बात करती हैं। मारिया पूछती है कि क्या वे बेंजामिन से मदद मांग सकते हैं। बेंजामिन का नाम सुनते ही लवडे उसे सख्त मना कर देती है और कहती है कि वह अपने चाचा का नाम दोबारा न ले। वह कहती है कि अभी मारिया को सिर्फ चांद के मोती ढूंढने हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वे कहाँ हैं। तब मारिया कहती है कि शायद नॉयर कबीले के पास कोई सुरक्षित जगह होगी जहां उन्होंने मोतियों को छिपाया हो, लेकिन उसके लिए चाबी ढूंढनी होगी जो कहीं रखी गई है। उसी समय मारिया को याद आता है कि उसने अपनी किताब से जुड़ा हुआ एक अजीब सा सामान देखा था। जब वह ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि वही चाबी पूरे समय उसके पास थी। खुशी से भरकर मारिया लवडे से कहती है कि वह उसे नॉयर कबीले के खजाने तक ले चले। रास्ते में वही काला बाज उन्हें देखता रहता है, जिसने एक दिन पहले लड़की की जान बचाई थी। जैसे ही वे कबीले के किले के पास पहुंचती हैं, लवडे डर जाती है और कहती है कि वह वहां दोबारा नहीं जा सकती, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। यह समझकर कि अब उसे अकेले ही सब करना होगा, मारिया किले में चुपचाप घुसने की कोशिश करती है और नॉयर के सैनिकों से छिपती रहती है। अंदर पहुंचने के बाद वह रॉबिन और उसके पिता को बात करते हुए सुनती है, लेकिन तभी एक पहरेदार उसे पकड़ लेता है और उसे उनके सरदार के पास ले जाता है, जो उसी काले बाज का मालिक होता है। अब जब उसका निशाना पकड़ में आ गया होता है, विलियम डेनॉयर तिजोरी की चाबी ले लेता है। मारिया उस पर चांद के मोती चुराने का आरोप लगाती है, लेकिन विलियम कहता है कि सच्चाई कुछ और है। वह उसे पहले काउंट डेनॉयर की मूर्ति के पास ले जाता है और बताता है कि तिजोरी हमेशा खाली रही है, क्योंकि कीमती मोती हमेशा दुश्मन परिवार के पास थे। फिर भी विलियम कहता है कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही 5000वां चांद उगेगा, मोती चुराने वालों को सजा मिलेगी और डेनॉयर परिवार अपना बदला पूरा करेगा। इसके बाद रॉबिन मारिया को किले की काल कोठरी में ले जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। मारिया गुस्से में उसे जोर से लात मारती है। गुस्से में आकर अपराधी एक सैनिक को आदेश देता है कि लड़की को एक कोठरी में बंद कर दे और कहता है कि अब उसके दोस्त सिर्फ वहां रेंगते कॉकरोच होंगे। उधर हवेली में बेंजामिन मारिया के गायब होने को नोटिस करता है और लेवेंडिसा से बात करता है ताकि पता लगा सकें कि वह कहां गई है। कई घंटे बाद मारिया जेल की जमीन पर सोने के बाद जागती है। जब वह दीवार की ओर देखती है तो उसे वही जादुई घोड़ा दिखाई देता है जिसे उसने पिछली रात देखा था। यह समझकर कि उसे तुरंत वहां से निकलना होगा, वह खिड़की से चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पोशाक उसमें फंस जाती है। तभी एक सैनिक कैदी को देखने आता है। जब वह खिड़की में लटकती पोशाक देखता है तो वह उलझन में पड़ जाता है और अंदर आकर देखने लगता है कि क्या हो रहा है।
लेकिन यह सब मारिया की चाल होती है। वह तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। किले के मैदान को पार करने के बाद वह जंगल की ओर भागती है। यह देखकर विलियम अपने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। यह सोचकर कि मारिया घने जंगल में नहीं जाएगी, पहरेदार उसे ढूंढने के लिए उत्तर दिशा में चले जाते हैं। इसी वजह से मारिया अपनी भागने की कोशिश जारी रख पाती है, लेकिन झाड़ियों से गुजरते समय टहनियां उसके कपड़ों का एक हिस्सा फाड़ देती हैं। थोड़ी देर बाद मारिया जंगल की एक पगडंडी पर पहुंचती है। नॉयर के लोगों की आवाजें पास आती सुनकर वह उन्हें चकमा देने के लिए फिर से घने जंगल में घुस जाती है। उसी समय रूफस उसे ढूंढ लेता है और उसे हवेली वापस ले जाता है, लेकिन तभी विलियम उन्हें भागते हुए देख लेता है और गुस्से में अपना हेलमेट जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि वह लड़की को पकड़ नहीं पाया। मारिया को वापस देखकर लेवेंडिसा को राहत मिलती है, लेकिन बेंजामिन बहुत गुस्से में होता है और उसे अपने कमरे में जाने का आदेश देता है। गुस्से में मारिया कहती है कि उसका चाचा उसके पिता की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। अपनी गलती समझकर बेंजामिन अपनी भतीजी से माफी मांगता है। तभी वहां लवडे आ जाती है। दोबारा मिलने पर मारिया उसे अकेला छोड़ देने के लिए डांटती है। उसे शांत करने के लिए लवडे उसे पहली चांद की राजकुमारी की पोशाक देती है। पोशाक पहनने के बाद मारिया अपनी दोस्त के साथ मोतियों की तलाश में निकल पड़ती है। नीचे जाते समय लवडे पुराने पियानो को देखती है और दोनों मिलकर उसे बजाने लगती हैं। तभी मारिया कमरे में लगे शीशे को देखती है। जब वह उसमें देखती है तो उसे राजकुमारी बेंजामिन के साथ नाचती हुई दिखाई देती है, जो उसका पति था। नाचते हुए वह बताती है कि वह नॉयर परिवार से थी। यह सुनते ही बेंजामिन पागल हो जाता है और कमरे के फूलदान तोड़ने लगता है, यह कहते हुए कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और मोती ढूंढने की कोशिश की है। लवडे जितना भी समझाने की कोशिश करती है, बेंजामिन नहीं मानता और वह वहां से चली जाती है। अब जब मारिया को पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो वह चांद की राजकुमारी की पेंटिंग के पास दौड़ती है और लेवेंडिसा, मरमाडुक और हवेली के बटलर पियरे को भी बुला लेती है। पेंटिंग को देखते हुए मारिया महसूस करती है कि वह हिल रही है और दिखा रही है कि मोती जंगल में छिपे हुए हैं। बिना समय गंवाए मारिया अपनी घोड़ी पर चढ़ती है और सेरेना के साथ चांद के मोतियों की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ समय बाद रॉबिन जंगल में चल रहा होता है। जब वह एक फंसे हुए खरगोश के पास आता है तो वह खुद मारिया के जाल में फंस जाता है। खरगोश को छुड़ाने और रॉबिन को जाल से आजाद करने के बाद मारिया रूफस की मदद से उसे डराकर अपनी बात सुनने को मजबूर करती है। यह समझते हुए कि उनके काम पूरे मूनैकर वैली को खत्म कर सकते हैं, वह युवक घबरा जाता है और कहता है कि वह उसकी बात सुनने को तैयार है, ताकि समझ सके कि अब क्या किया जा सकता है। उधर बेंजामिन और लवडे को मारिया के नाम से भेजे गए नकली पत्र मिलते हैं, जिनमें मिलने के लिए कहा गया होता है। जब उन्हें पता चलता है कि ये पत्र मारिया ने नहीं भेजे हैं, तो बेंजामिन गुस्से में आ जाता है और हवेली के बाकी लोगों से सामना करने निकल पड़ता है। यह समझकर कि मारिया खतरे में हो सकती है, सब लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। मरमाडुक जंगल में इधर उधर जाकर जादू से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हुए अपनी दोस्त की तलाश करता है, लेकिन खोज सफल नहीं होती। इसलिए सब लोग ज्यादा इलाका ढकने के लिए अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। जंगल के दूसरे हिस्से में रॉबिन पहले मिले मारिया के कपड़े के टुकड़े से झूठा रास्ता बनाता है, ताकि नॉयर के सैनिकों को भटका सके। थोड़ी देर बाद रॉबिन मारिया से पूछता है कि जब वह चांद के मोती पा लेगी तो क्या करेगी। वह जवाब देती है कि बस उन्हें प्रकृति को लौटा देना है, लेकिन रास्ते में वे देखते हैं कि रूफस बिना किसी वजह के घने जंगल में भाग जाता है और एक जाल में फंस जाता है। उसी समय रॉबिन भी अपने पिता के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। क्योंकि मारिया को किसी भी जाल का पता नहीं था, वह उलझन में पड़ जाती है और अपने कुत्ते को ढूंढने निकलती है, जिसे नॉयर कबीले के लोग परेशान कर रहे होते हैं। स्थिति संभालने के लिए विलियम रॉबिन को किले में ले जाने का आदेश देता है। जंगल के बीच में मारिया चमकते हुए घोड़े के पीछे चलने लगती है, जो उसे मोतियों के छिपे हुए स्थान तक ले जाता है। अंदर जाने से पहले ही विलियम उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अपने दोस्त की चीखें सुनकर रॉबिन खुद को सैनिकों से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़े रखते हैं। तभी दूसरे सैनिक भी आ जाते हैं, जिससे रूफ्स को गड्ढे से बाहर कूदने का मौका मिल जाता है और वह अपनी मालकिन को बचाने दौड़ पड़ता है। इसी बीच रॉबिन ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक खंजर पकड़ता है और भाग निकलता है, लेकिन तभी एक सैनिक गोली चला देता है, जो रूफस को लग जाती है। गोली की आवाज सुनकर भी रॉबिन कुत्ते को नहीं ढूंढ पाता और मारिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। घायल होने के कारण रूफस जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ ही पलों में अपनी ताकत खो देता है। उसने चांद की राजकुमारी की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। विलियम को पाकर रॉबिन उसे अपने खंजर से धमकाता है,
बच जाने के बाद मारिया अपने दोस्त के साथ चांद के मोतियों की ओर बढ़ती है, जबकि नॉयर कबीले के लोग उनका पीछा करते रहते हैं। जैसे ही वे गुफा में बने छिपे हुए स्थान में प्रवेश करते हैं, वे अंदर की ओर बढ़ते हैं और बीच में पहुंचकर एक तरह की काल कोठरी देखते हैं, जहां चांद की राजकुमारी की सारी चीजें रखी होती हैं। कुछ ही पलों में दोनों युवा वे कीमती चांद के मोती ढूंढ लेते हैं। यह समझकर कि सैनिक उन्हें ढूंढ चुके हैं, दोनों वहां से भागने लगते हैं और मोतियों की चमकदार शक्ति का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। उधर विलियम उस चट्टान के पास खड़ा होकर जगह को देखता है जहां उसने कभी शादी देखी थी, और उसे एहसास होता है कि आखिरकार 5000वें चांद की रात आ चुकी है। तभी बेंजामिन, पियरे और मर्माडुक के साथ वहां पहुंचता है और अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय मारिया रॉबिन के साथ वहां पहुंचती है और लड़ाई को रोकते हुए कहती है कि उनके दिलों का लालच ही घाटी की इस हालत का कारण है। आखिर में लवडे भी वहां आती है और मारिया की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी शांति के लिए तैयार नहीं होता। तब मारिया खुद ही इस समस्या को खत्म करने का फैसला करती है और श्राप तोड़ने के लिए चांद के मोतियों को समुद्र में फेंक देती है, लेकिन मोती वापस उसके पास लौट आते हैं। वह दोबारा फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रकृति मोतियों को उसकी पोशाक से बांध देती है। यह समझकर कि अब उसे क्या करना है, मारिया चट्टान के किनारे जाती है और समुद्र में कूद जाती है। यह देखकर सब लोग चीख उठते हैं। मारिया पानी में गिरती है और उसी समय सारे मोती उसकी पोशाक से अलग हो जाते हैं। कुछ ही पलों में मारिया समुद्र की गहराई में अपनी ताकत खो देती है। तभी चांद से एक शक्तिशाली जादुई लहर निकलती है जो पूरे इलाके में फैल जाती है। इसके तुरंत बाद सफेद घोड़ों के साथ एक विशाल सुनामी क्षितिज पर दिखाई देती है। जैसे ही वह लहर चट्टान से टकराती है, मारिया एक यूनिकॉर्न पर सवार होकर बाहर आती है। अपनी भतीजी को वापस पाकर बेंजामिन उसे गले लगा लेता है। दूर जंगल में रूफस फिर से जीवित होकर उठता है और अपने असली रूप में लौट आता है। तब पता चलता है कि कुत्ता असल में हमेशा से काला शेर ही था। रूफस तेजी से चट्टान की ओर दौड़ता है और मारिया से फिर मिल जाता है। मारिया देखती है कि उसका चाचा लवडे से अपने की माफी मांग रहा है। तभी वह सैनिक जिसने कुत्ते पर हमला किया था वहां आता है और मारिया पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन लेवेंडिसा उसे अपनी छतरी से मारकर गिरा देती है। खुश होकर मारिया अपनी देखभाल करने वाली महिला को गले लगाती है। आखिर में दोनों परिवार चट्टान से क्षितिज की ओर देखते हैं, ये जानते हुए कि अब मुनैकर वैली फिर कभी खतरे में नहीं होगी। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।